आज के करंट अफेयर 16 जून। काफी सारे करंट अफेयर्स हैं। ठीक है। अच्छा कवरेज आई हुई थी आज न्यूज़पेपर में। सबसे पहले करंट अफेयर में एनजीटी ने हरियाणा गवर्नमेंट को म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बारे बोला है कि कूड़ा लोग इधर उधर जो फेंक रहे हैं उसके ऊपर एक तरह से सरकार को फटकार लगाई है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। सबसे पहले एनजीटी क्या है? एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बेसिकली इसे एक तरह से तुम कह सकते हो तुम्हारे इन्वायरमेंट के इश्यूज के लिए, सिर्फ इन्वायरमेंट के इश्यूज जो हैं उसके लिए अलग से एक कोर्ट बनाया हुआ है। जैसे तुम्हारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये हैं, ये सिर्फ इन्वायरमेंट के मैटर्स को डील करने के लिए। देखो तुम्हारे जो हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू कर लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट भी, जो हमारी जुडिशरी है ना, इसमें अगर कोई केस जाता है तो केस को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व होने के लिए। और इन्वायरमेंट इशू ऐसे हैं और सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा फास्ट रेजोल्यूशन चाहिए एक तो इन्हें। दूसरा, जुडिशरी में तुम्हारे जजेस होने के कारण उन्हें कौन सा इन्वायरमेंट की खास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। तो कुछ ऐसे पर्सन जिन्हें स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उन्हें इसका मेंबर बनाया जाता है, प्लस जजेस को इसके अंदर रखा जाता है जो जजमेंट अपनी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पे रख सके। तो एक तरह से ये इन्वायरमेंट के ऊपर एक्सपर्ट बॉडी बन जाती है फैसले सुनाने के लिए। ठीक है। इस कारण इंडिया में एनजीटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बहुत सारे इन्वायरमेंट के जब भी करंट अफेयर्स आएंगे उसमें तो हमेशा एनजीटी का नाम कहीं ना कहीं पढ़ोगे। एनजीटी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बॉडीज है। ठीक है। कभी हम किसी करंट अफेयर में जब इसके बारे और ज़्यादा डिटेल में आएगा तब हम एनजीटी बारे दोबारा भी कवर करेंगे। पिछले महीने में भी किया था। नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होती क्या है और हमारे हम करना ही क्यों चाहते हैं। बेसिकली जितनी हमारी पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है इसके कारण हमारा जो अर्बन, हमारा जो मतलब एक तरह से वेस्ट कूड़ा जनरेट हो रहा है ये भी बढ़ता जा रहा है। और कूड़े की वैरायटी भी बढ़ती जा रही है। अब सिर्फ हमें प्लास्टिक वेस्ट से प्रॉब्लम नहीं है। देखो वेस्ट शहरों में क्या क्या जनरेट होता है, प्लास्टिक तो आता ही आता है। उसके बाद कुछ तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल भी होता है, जैसे हमने वेजिटेबल्स ये सब कुछ काटे तो ये बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट तुम्हारा बायोमेडिकल वेस्ट, जितने भी, देखो कोई भी चाहे घर पे क्लिनिक चला रहा है जहाँ पे ब्लड या कुछ भी ऐसा वो ट्रीट कर रहे हैं, सबसे बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, आगे तो इंजेक्शन वो सब कुछ अलग चीज है। मतलब ये सब कुछ इसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं, चाहे इंजेक्शन हो गए चाहे कॉटन जिसके ऊपर अब ब्लड लग चुकी है, ये सब कुछ इन्हें बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। इन्हें ना आम कूड़े में फेंकना मना होता है। ठीक है। कई जो घर पे क्लिनिक्स चला रहे हैं वो अक्सर इसे कूड़े में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। पर अगर कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पता चल जाए ना, इसको बहुत ही भारी फाइन है। तो मैं अलग से रजिस्टर करना होता है, इसके लिए स्पेशल अलग से वैन आती होती है इस गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट तो एक बायोमेडिकल वेस्ट भी शहरों में बढ़ रहा है। ठीक है। बिकॉज क्लिनिक्स, उनकी ज़रूरतें वो भी बढ़ रही हैं। प्लास्टिक वेस्ट तो पहले ही बढ़ रहा था। उसके बाद आजकल जो एक और वेस्ट, खैर सारी दुनिया में जिसकी प्रॉब्लम आ रही है वो है ई वेस्ट। जितना तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो ओवर द टाइम जो वेस्ट बन जाता है उसे भी तो डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। चाहे हमारे इंडियंस की टेंडेंसीज होती हैं कि हम सारा पुराने फ़ोन तक संभाल के रख लेते हैं, क्या पता कभी काम आ जाए, पर वो ड्रॉर में पड़े सड़ ही रहे हैं। एक टाइम पे जाके लगता है कि फेंक दें। तो चलो आज से 10 साल पुराना फ़ोन अगर अब फेंकने लगे हो, 15 साल पुराना चाहे, वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। उसका कोई दोबारा यूज नहीं होने वाला। मेजरली कुछ कंपोनेंट्स यूज हो जाएंगे, बाकी सारा वो लैंडफिल्स में जाके, जो तुम्हारे जहाँ पे ढेर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वहां जाके गिरना है। इस कारण इस वेस्ट को ट्रीट करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इनके अंदर ना हैवी मेटल्स होते हैं। अगर वो तुम्हारी सॉइल या सॉइल के थ्रू तुम्हारे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाए तो वो सारा पोल्यूशन कर देता है। इस कारण इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। तो कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे पहले तो लिखे हुए जो तुम मीन्स में यूज कर सकते हो। प्रॉपर मैनेजमेंट, साइंटिफिक डिस्पोजल क्यों ज़रूरी है, ये सब कुछ ये तुम्हारे मेंस के लिए है। ठीक है। मैं कभी मेंस पे तुम्हें क्वेश्चन पूछ लूंगा इस पे, इस कारण मैंने तुम्हें कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दे दिए हैं।
ताकि तुम पढ़ सको। जैसे कि हमारा टोटल जितना भी म्यूनिसिपल वेस्ट जनरेट होता है उसमें से कलेक्ट ही सिर्फ 75 to 80% होता है। तो पहले तो घरों से या हर स्पॉट से कलेक्शन ही पूरी नहीं है, उसमें से सिर्फ 22 से 28% है जो जाके जो तुम्हारे प्रोसेसिंग प्लांट्स है जहाँ पे वेस्ट को जलाया जाता है या खत्म किया जाता है, वहां जाके प्रोसेस होता है अल्टीमेटली। तो बाकी सारा एक तरह से तुम्हारा कहीं ना कहीं लैंडफिल्स में ढेर लगता जा रहा है। जैसे दिल्ली की तो पहचान ही ये है कि दिल्ली का पता ही तब चलता है कि दिल्ली आ गया, सबसे पहले कूड़े का एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है, ठीक है, वो पहाड़ बन चुका है। वो देख लो कितना ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो उसके बाद हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए थे 2016। इसमें हमने अलग अलग टाइप के जो भी तुम्हारे वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसके ऊपर हर चीज़ की प्रोसेसिंग बनाई हुई है। जैसे कि सबसे पहले जो तुम्हारा वेस्ट है उन्हें 3 हिस्सों में बांटना जरूरी है। वेट वेस्ट जिसे हम कहेंगे जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो इन्वायरमेंट में आराम से डिग्रेड हो जाएगा, जैसे तुम्हारे वेजिटेबल्स और उनका वेस्ट हो गया। अगर हम इन्हें मिट्टी के अंदर भी या कहीं खाद बनाना चाहें इनकी बना पाएंगे। फिर ड्राई जिसमें तुम्हारे प्लास्टिक, पेपर, मेटल और वुड ये सारे आ जाएंगे। और लास्ट है डोमेस्टिक हेजार्डियस वेस्ट जैसे डाइपर्स, नैपकिन्स, एम्प्टी कंटेनर्स ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स। ये बेसिकली ये हेजार्डियस क्यों हैं, डाइपर्स क्यों हेजार्डियस हैं? जो तुम्हारे डाइपर्स और सैनिटरी पैड जैसे हैं ना, इनके ऊपर पहले जीएसटी भी बहुत ज्यादा आया था। जब स्टार्टिंग में जीएसटी लगना शुरू हुआ इनके ऊपर जीएसटी बहुत हाई था। जीएसटी हाई क्यों था? ये जो डाइपर्स है ना ये इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं होते। तो आज तुमने अगर कोई डाइपर या सैनिटरी पैड जब यूज किया है वो इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं होगा। उसे अगर ट्रीट करना है उसे अल्टीमेटली प्रोसेसिंग प्लांट में जाके खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसी कारण स्टार्टिंग में इनके ऊपर जीएसटी भी बहुत ज्यादा लगा था, बिकॉज जीएसटी के अंदर एक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट टैक्स लगाना। कोई भी ऐसी चीज जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसके ऊपर ज्यादा जीएसटी लगता है। जैसे लग्जरी गुड्स के ऊपर ज्यादा जीएसटी है, वैसे ही जो चीजें इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है ना उनके ऊपर भी ज्यादा जीएसटी लगता है। तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स केमिकल्स हैं, बाकी सारे केमिकल से भरी हुई चीजें हैं। इस कारण ये सारी की सारी कैसे डिस्पोज ऑफ करनी है। उसके बाद जो जैसे हमारे घर पे कोई कंस्ट्रक्शन हम करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है जिसे मलबा कहते हैं वो बच जाता होता है ना, उसे ऐसा नहीं है कि तुम कहीं पे सकते हो। खैर इंडिया में फेंक भी देते हैं पर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऐसा नहीं है कि तुम कहीं पे भी फेंक सकते हो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमेशा एक जगह अलॉट करेगी जहां पे तुम्हें उसे डिस्पोज ऑफ करना है। ऐसे नहीं कहीं पे भी खाली जगह देखी वहां पे फेंक दिया। तो फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने क्या करना है कि अपने वहीं पे सोर्स इन में सेग्रीगेशन। सोर्स इन का मतलब होता है जहाँ पे कूड़ा जनरेट हो रहा है। जैसे कि तुम्हारा हाउस है वो सोर्स इन है, यानी कि घरों को बोलना है कि तुम 3 डस्टबिन लगाओ, वेट के लिए, ड्राई के लिए और हैजार्डियस के लिए। वैसे ही जो तुम्हारे जो ये सारा गार्बेज कलेक्ट करने आते हैं वो 3 अलग अलग कॉलम्स में ये वेट डालेंगे। खैर ना उनके 3 कॉलम बने हुए हैं ना लोगों ने ये 3 डस्टबिन रखे हैं। तो पेपर वर्क पे जो चीज़ है वो अभी तक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। पेपर पे चीज़ बहुत अच्छी तरह बनाई है पर जब एक्चुअली में सरकार जब तक इन कलेक्टर्स के ऊपर पैसा नहीं खर्चेगी, इनके व्हीकल्स के ऊपर डिवीजन प्रॉपर नहीं होगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद घरों को भी मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उन्हें सिखाने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें करनी क्यों ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे पेपर वर्क से लेके जो प्रैक्टिकल चीज़ तक पहुँचे हैं वहाँ पे बीच में कमी है। इस कारण ये ज़्यादातर चीज़ें फेल हो रही हैं। पर तुम्हारे पेपर के लिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। होटल्स रेस्टोरेंट्स को क्या करना है, ठीक है, सबके लिए ये डायरेक्टली तुम्हें जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं ना ये स्टेटमेंट्स बन के आएंगी। ये इसमें से मतलब जैसे ये पूरी स्टेटमेंट है इसमें से तुम्हें आधी को स्टेटमेंट काट के बस इतनी को स्टेटमेंट पेपर में आ जाएगी। इस कारण आसान है ये पढ़नी, एक बार रीड मार लेना। किसी भी स्टेटमेंट में कोई डाउट हुआ मुझसे कल पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज
असम ब्लो आउट वेल इंक्वायरी। देखो अभी असम में क्या हुआ था, असम में ना नेचुरल गैस का जो एक कुआं था, जिससे जहाँ से मतलब कुआं का मतलब है जहाँ से नेचुरल गैस निकाली जा रही थी, वहां पे बहुत बड़ी आग लग गई थी और एक्चुअली ब्लास्ट हो गया था। बहुत सारे लोगों की जान गई भी, बहुत सारी इंजरीज हुई हैं, ठीक है। और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है बिकॉज लगातार बर्निंग के कारण एयर क्वालिटी भी गिर गई है। तो तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ आग लगी, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट तुम्हें याद रखने ज़रूरी नहीं है, ये कभी पेपर में कहीं नहीं आता होता। तुम्हारे लिए इस करंट अफेयर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो दो बॉडीज की जिनके नाम आए हैं। एक थी CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दूसरी है तुम्हारी टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली CSIR के अंडर है, इस कारण CSIR इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंडिया की टॉप मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च बॉडी है। इंडिया में जितनी रिसर्च CSIR करता है, एक्चुअली कोई और ऑर्गेनाइजेशन उतनी रिसर्च नहीं करती। और इसकी फील्ड रिसर्च करने के लिए मतलब साइंटिस्ट बॉडी है ये, साइंटिस्ट से भरी हुई है, अलग अलग साइंटिस्ट हायर किए हुए हैं। टोटल इसमें इसकी टोटल 38 लैब्स हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स हैं, 3 इनोवेशन सेंटर्स हैं और 5 यूनिट्स हैं। ये सारे क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड्स पे काम करते हैं। जैसे एरोस्पेस, कोई भी जैसे एयरप्लेन बनाना है, उसकी डिजाइनिंग से लेके उसकी टेस्टिंग तक, ठीक है, चाहे वो कमर्शियल प्लेन हो चाहे फाइटर की भी डिजाइन हो सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कोई ब्रिज बनाना है, कुछ भी बनाना है, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, कैसी खड़ी करनी है उसे, अर्थ को एक रेजिस्टेंट कैसे बनाना है, वो सब कुछ। फिर ओशन साइंस, लाइफ साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, माइनिंग, फूड, पेट्रोलियम, लिटरली ये हर चीज के ऊपर रिसर्च करता है CSIR। तभी इसे इंडिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक बॉडी बोला जाता है। इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, ये किसके एक तरह से किससे रिपोर्ट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तुम्हारे सेंटर में मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इसके उसके अंडर काम करती है, पर ये अपनी फंक्शनिंग में ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है कि मिनिस्ट्री से रोज डायरेक्शन नहीं देती कि तुमने क्या करना है, कैसे करना है, पैसे का कैसे यूज करना है। मिनिस्ट्री सिर्फ इसे पैसे देती है और ये अपनी जरूरतों के मुताबिक और जो इसके साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, इसे जहाँ पे इसके चेयरमैन या पूरे बोर्ड को वायबल लगता है कि हाँ यहाँ पे पैसा कंसंट्रेट करना चाहिए, यहाँ पे हमें अपनी रिसोर्सेज कंसंट्रेट करना चाहिए, ये अपने फैसले खुद करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री दखल नहीं देती, मिनिस्ट्री सिर्फ पैसे लेती है। क्लियर? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो फंडिंग चाहिए। द एनर्जी रिसर्च, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तुम्हारा दूसरा है। बेसिकली इसका पहले नाम होता था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये टाटा ने शुरू किया था, इस कारण इसका नाम वो था। आज भी खैर इसमें टाटा ही सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं, पर इसका नाम चेंज कर दिया गया है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। न्यू दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। ये एनर्जी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में काम करता है। तो कोई भी जैसे ज़्यादा बेटर एनर्जी के, जैसे तुम्हारे BEE रेटिंग वाले आजकल इक्विपमेंट्स आते हैं ना, 5 स्टार है, 3 स्टार है, वो इन्होंने नहीं बनाए, ठीक है, वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने बनाए हैं। पर उसे बनाते टाइम क्या क्या क्राइटेरियाज लेने चाहिए थे, उसमें BEE ने टेरी से भी सलाह ली थी। अगर तुम उसके नीचे जो लाइन लिखी होती है, वो पूरा जो स्टिकर चिपका होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें कई बार टेरी का नाम लिखा होता है, ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन तो लिखा ही होता है। तो एनर्जी एफिशिएंट चीजें कैसे बनाई जाए, बिल्डिंग्स ऐसी कैसे बनाई जाए जहाँ पे एनर्जी की जरूरत कम कम पड़े। बेसिकली एनर्जी की जरूरत कब कम पड़ेगी? जब हम नेचुरल लाइट को बिल्डिंग्स में आने देंगे, ठीक है। फिर कुछ तुम्हारी ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे इंडिया का एग्जांपल नहीं है, अफ्रीका की ना एक बिल्डिंग है, मुझे कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा। थोड़े दिन पहले मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की वीडियो देख रहा था, तो मैंने देखा वहाँ पे ना एक बहुत ही इनोवेटिव बिल्डिंग बनाई है, जिसमें पूरी बिल्डिंग सिर्फ जो नॉर्मल फैन है ना, फैन के थ्रू काम कर रही है, ठीक है। और कूलिंग अंदर AC जितनी हुई है। और उसका आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया है? जो दीमक
अगर तुमने जंगल के एरिया में दीमक देखे होंगे, दीमक ना छोटे छोटे पहाड़ बना लेते हैं। जंगलों में मिट्टी जैसे मिट्टी के पहाड़ दिखते होते, मतलब ज्यादा बड़े नहीं होते, 6-6 7-7 फुट के होते हैं, ठीक है। पर लेट्स सपोज बाहर अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है, अंदर कई बारी 30 डिग्री का भी टेम्परेचर होता है, सीधा 10 डिग्री का फर्क आ जाए, बिकॉज इनमें इतने सारे वेल पंक्चर्ड होल्स होते हैं कि हवा बहुत अच्छे से एक्सचेंज होती है, सीधा 10 डिग्री का फर्क लगाते हैं। तो इस मॉडल की कॉपी मार के, तो ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करके सरकार को इनोवेटिव से इनोवेटिव आइडियाज़ देना कि कैसे एनर्जी बचाई जाए, कैसे इन्वायरमेंट बेटर बनाई जाए, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार को भी, उन दोनों को इसमें किया जाता है। 1974 में इसे ओरिजिनली बॉम्बे में शुरू किया था, दिल्ली में ये बाद में शिफ्ट हुआ है 1984 में, ठीक है। 10 साल बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया, और पहले शुरू ये बॉम्बे में हुआ था। क्लियर। अगली न्यूज़ थी न्यूक्लियर आर्सनल के ऊपर। बेसिकली इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और सारी दुनिया जितनी भी, टोटल दुनिया में 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इनके ऊपर स्वीडिश, मतलब तुम्हारे स्वीडन के, स्वीडिश जो तुम्हारा स्वीडन देश है, उसके किसी भी चीज़ को हम स्वीडिश कहते हैं। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट पब्लिश की है कि कितने न्यूक्लियर वेपन्स किस देश के पास हैं। तो बेसिकली चाइना, इंडिया, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, ये तीनों अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहे हैं। कंपैरेटिवली 2019 से इनके वेपन्स बढ़ चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा वेपन्स, अगर इन 3 देशों की बात की जाए, सबसे ज़्यादा वेपन्स चाइना के पास हैं 290 के अराउंड, पाकिस्तान के पास 150 से 160 के करीब माने जा रहे हैं, और इंडिया के पास भी कुछ 150 है। यानी कि इंडिया के पास सबसे कम न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान और चाइना के पास हमसे ज़्यादा वेपन्स है, ठीक है। ओवरऑल अगर तुम दुनिया का ट्रेंड देखो, दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स डिक्रीज हुए हैं। अगर सारी 9 पावर्स का सीक्वेंस देखो तो ओवरऑल डिक्रीज हुए हैं। इसमें क्यों? दुनिया के सबसे बड़े जो न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक हैं वो यूएसए और रशिया के पास है। ऑलमोस्ट 2,000 2,500 के करीब वेपन रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे कोल्ड वॉर के ज़माने में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे ही इनके पास, इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। ये तो कोल्ड वॉर की मैं फिगर्स बता रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने, अब हुआ क्या है, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, सोवियत यूनियन जब खत्म हो गया था, इन दोनों में कोल्ड वॉर जब खत्म हो गई थी, उसके बाद इन्होंने थोड़े थोड़े वेपन्स अपने कम करने शुरू किए हैं, पर अभी भी अब बहुत हाई फिगर्स है, ठीक है। पर ओवर ओवर द टाइम इन्होंने चीज़ें कम ज़रूर की हैं, ठीक है। ये नॉन न्यूक्लियर पावर्स है कौन सी? यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बाकी सारी दुनिया में किसी के पास नहीं है, ठीक है। चाइना वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, वो इसलिए अपना न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का रीजन बिल्कुल अलग है। देखो पाकिस्तान के पास इतने वेपन्स क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो ना सारे शॉर्ट रेंज है, यानी कि ज्यादा दूर तक नहीं जाते। मेन इंडिया के लिए बनाए गए हैं, इंडिया में भी खासकर, बिकॉज इंडिया की ना पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं लॉन्च करेंगे, पहले अगर किसी और ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया तब हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पाकिस्तान ने इसके ऑल्टरनेट पॉलिसी क्या बना ली, पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के, उन्हें एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, उन्हें कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब क्या है? बेसिकली पाकिस्तान की जो थिंकिंग है, जो उसे थोड़ा अगर समझें,
क्यों इतने वो वॉर हेड बढ़ाने के लिए तैयार हैं, वो और कहीं इतना खर्चा नहीं करते जितना वो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर खर्चा करते हैं। उनका मानना है, और उनकी इस चीज़ में सोच सही भी है, कि अगर इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो इंडिया बहुत जल्दी, अब उसकी जो बॉर्डर्स है वो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, इंटरनल सिक्योरिटी के टाइम डिटेल में आती है, पर अभी सिर्फ ब्रीफ एक तरह से बता रहा हूँ। तो उस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इंडिया बहुत जल्दी पाकिस्तान की बॉर्डर्स एंटर कर जाएगा विद इन फ्यू आवर्स। ठीक है, मतलब फ्यू आवर्स का मतलब है हैवी फाइटिंग के बाद 24 घंटे या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हैवी फाइटिंग होगी, उसके बाद पाकिस्तान की हम बॉर्डर्स जगह जगह पे ब्रीच कर जाएंगे और पाकिस्तान हमारी फोर्सेस एंटर कर जाएंगी। तो पाकिस्तान का मानना है कि अगर इंडिया की फोर्सेस का एडवांस रोकना है पाकिस्तान के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम इंडिया के ऊपर वार नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। हम क्या करेंगे, जो पाकिस्तान के अंदर इलाका है, हम अपने ही अंदर जहां पे इंडिया की फोर्सेस पहुंची होंगी वहां पे ब्लास्ट करवा देंगे और इतना सारा पाकिस्तान तबाह कर देंगे। ठीक है, उन्हें अपनी आबादी की कोई परवाह नहीं है, मरते हैं तो मर जाएं, पर इंडियन सोल्जर्स भी, उनका ये मानना है कि साथ में ही मर जाए ताकि उनका एडवांस रुक जाए। उनके मुताबिक हमने इंडिया के ऊपर हमला नहीं किया होगा, इस कारण नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लगती है, पर क्योंकि उन्होंने अपना ही एरिया तबाह किया है ना, हमारा तो नहीं किया। पर हमने भी फिर अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में चेंजेस लाए। अब हम सिर्फ टेरिटरी नहीं कवर करते, हम ये भी कवर करते हैं कि अगर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर कहीं पे भी वर्ल्ड में हमला होता है, न्यूक्लियर वेपन किसी और टेरिटरी में भी, उसे भी इंडिया के ऊपर हमला माना जाएगा। इस कारण हमने भी ये चेंजेस ला दिए थे। ठीक है, बिकॉज एक दूसरे की पॉलिसीज दोनों कंट्रीज पढ़ती रहती हैं और उसी के मुताबिक सारी डिसीजन मेकिंग होती है, तो ये चेंजेस यहाँ पे करवाए गए। ठीक है, ये ऐसे हुआ। क्लियर। इंडिया की थोड़ी सी न्यूक्लियर वेपन्स की हिस्ट्री और बाकी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स की हिस्ट्री। सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट हमने 1974, पूरी डेट याद रखने की कभी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ साल याद रख लो बहुत होता है। कहीं लिखना भी हुआ मेंस के पेपर में भी, देखो डेट्स पूरी याद रखना तो बहुत मुश्किल चीज़ है, और एक्चुअली फाइनल पेपर तक जाते हुए मैटर भी नहीं करती। कहीं नहीं तुमसे पूछा जाएगा एग्जैक्ट डेट क्या थी, तुमने सिर्फ साल याद रखना है। ठीक है, साल इज मोर देन सफिशिएंट, अगर साल याद हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो अगर यहाँ पे 1970s भी लिख दिया जाए पेपर में, बस ये भी पता हो कि 1970 में, बस 70s लिख दो, एग्जामिनर को अंडरस्टूड होगा कि हाँ तुम किस ईयर को रेफर कर रहे हो। गलत गैस मारने से अच्छा है हमेशा 1970s या अर्ली 1970s जैसी चीज लिख दो, वो मेंस में सही मानी जाती है। हाँ, हमने न्यूक्लियर टेस्ट सबसे पहला 1974 में किया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। सबसे पीसफुल आदमी जिसे माना जाता है उसके नाम पे हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। उसके बाद जो हमारा सबसे मशहूर, जिसके ऊपर मूवी बन गई थी 1998 में, पोखरान रेंज जो है तुम्हारी राजस्थान में, वहां पे ऑपरेशन शक्ति के नाम से हमने पोखरान रेंज में न्यूक्लियर वेपन बहुत सारे टेस्ट किए थे, सीरीज में टेस्ट किए थे और कामयाब निकले थे। अब इंडिया ने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करके रखे हैं जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों से बाइंडेड है। ठीक है, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, और काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए बाइंडेड है, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। ये बेसिकली तुम्हारी है दुनिया में जो एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजीज हैं, जो दूर दूर तक मिसाइल लेके जा सकती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हर देश तक ना पहुंचे, उनका जो डिलीवरी सिस्टम है उसे लिमिट करने के लिए है। इसके बारे में डिटेल में तुम्हारी इंटरनल सिक्योरिटी में आएगा, फिलहाल के लिए इतना इंटरनेशनल रिलेशन में भी आता होता है कि जो तुम्हारे डिलीवरी सिस्टम है, जो मिसाइल के नीचे रॉकेट उन्हें लेके जाते हैं, देखो जो मिसाइल होती है ना, उसका जो टॉप हेड होता है, बॉम्ब सिर्फ यहाँ होता है। ये जो नीचे वाला सारा सिस्टम है ना, ये डिलीवरी सिस्टम होता है। इसने एक टाइम के बाद जाके यहाँ तो अलग हो जाना होता है, यहाँ ये बेकार हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं रहता, बिकॉज यहाँ से सिर्फ फ्यूल निकलता है, इसके अंदर फ्यूल कंपोनेंट्स होते हैं बस।
डिलीवरी सिस्टम असली ये पहुंचाना होता है, जो हेड होता है, ठीक है। दूसरा एग्रीमेंट है वेस्नार एग्रीमेंट। वेस्नार एग्रीमेंट में क्या होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनका डुअल यूज हो सकता है, लेट्स सपोज कोई स्पेशल टाइप के जो कंडक्टर्स या लॉन्चर्स हैं, वैसे किसी कंट्री से कोई कंट्री इंपोर्ट करती जा रही है, पर अलग अलग कंपोनेंट्स वो तुम्हें हार्मफुल नहीं दिख रहे, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स कोई हार्म नहीं कर रहे, पर अगर तुम ओवर द बिग पिक्चर देखो कि ये सारे कंपोनेंट जुड़ के क्या बनते हैं मिसाइल के पार्ट्स छोटे छोटे हिस्सों में भी तो मंगा सकता हूँ देश में, पर अगर मैं देखूंगी ये सारे पार्ट्स अल्टीमेटली जाके एक मिसाइल बनने वाली है, उसे हम कहेंगे ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। किसी अच्छे काम में भी यूज हो सकती है, पर किसी बुरे काम में भी यूज हो सकती है। तो इस कारण जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं वेस्टनार एग्रीमेंट की, वो क्या करती हैं, बाहर वाले किसी भी देश को ये टेक्नोलॉजीज ओपन में नहीं देती, जो भी डुअल यूज होती है, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्या कोशिश करता है कि जो भी तुम्हारे केमिकल वेपन्स हैं इनके ऊपर रोक लगाई जा सके, जैसे मस्टर्ड गैस। दुनिया भर की कंट्रीज कोई भी केमिकल जो हेजार्डियस केमिकल है उन्हें आपस में जब ट्रेड करना है तो बहुत ही ध्यान से करें, और केमिकल वेपन्स ना बन पाए उनसे। केमिकल वेपन से होता क्या है कि पता भी नहीं चलता कब हमला हो गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कोई भी हवा में केमिकल रिलीज कर दो, मौतें ही मौतें हैं, ठीक है। वही काम होता है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के साथ भी। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन क्या है, जैसे कि कोई भी, जैसे कोई वायरस है, ठीक है, उसे तुम इतना डेडली बना दो और जिस पॉपुलेशन को तुम मारना चाहते हो उस पॉपुलेशन में जाके कहीं रिलीज कर दो, वो पॉपुलेशन में मौतें ही मौतें होने लग जाएंगी। जैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि चाइना ने एक्चुअली जो तुम्हारा भी कोविड फैला है ये इसे बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था वो, और बाई चांस उसके अपनी हवा में ये रिलीज हो गया, ठीक है। तो अगर ये थ्योरी सच है तो तुम इफेक्ट्स देख ही रहे हो, चाहे डेथ्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, पर एटलीस्ट लोग बीमार पड़ रहे हैं और इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही हैं। ठीक है। फिर यही हमने दो ट्रीटीज जो नहीं साइन की, जो दोनों न्यूक्लियर से डील करती हैं, हमने न्यूक्लियर ट्रीटीज नहीं साइन की हुई। दुनिया में दो न्यूक्लियर ट्रीटीज है, कौन सी? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये दोनों हमने नहीं साइन की हुई। ये बेसिकली एक टेस्ट के ऊपर बैन लगाती है। दूसरी, जो भी यूरेनियम है उसकी यूजेज कैसे की जाएगी कंट्री में। तुम पावर देखो, यूरेनियम अगर तुम्हारी कंट्री में आया है, तुम उसे पावर प्लांट में भी यूज कर सकते हो, तुम उसे न्यूक्लियर वेपन्स में भी यूज कर सकते हो। न्यूक्लियर वेपन के लिए उसे चार्ज करना पड़ता है, ठीक है, पर पोटेंशियल दोनों चीजों का है। तो ये एक तरह से वेपन्स के ऊपर बैन लगाती है, ये न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर करने पे बैन लगाती है। तो इंडिया इन दोनों के खिलाफ है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी मानी जाती है। इन दोनों ट्रीटीज में सिर्फ 5, देखो दुनिया में टोटल 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है ना, ये ट्रीटी सिर्फ 5 कंट्रीज को परमिशन देती हैं इन टेस्ट को कैरी आउट करने की। जो तुम्हारे परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस, सिर्फ ये न्यूक्लियर पावर्स हो सकती हैं और कोई नहीं हो सकती, ये ट्रीटीज ये कहती हैं। इस कारण इंडिया ने इन्हें ज्वाइन नहीं किया। इंडिया का कहना है कि अगर तुमने बैन लगाना ही है फिर तो सबके ऊपर लगाओ, सिर्फ ये 5 को क्यों अलाउड है, जो बात अपने आप में सही भी है। इंडिया ने अपने सारे केमिकल वेपन 2009 में खत्म कर दिए थे, ठीक है। हमारे पास अब केमिकल वेपन्स नहीं है। दुनिया भर में केमिकल वेपन्स रखने बैन है। दुनिया भर जिन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉक पाइल बना के रखा हुआ था केमिकल वेपन्स का, वो भी ओवर द टाइम खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा हाँ, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और दूसरा ना मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस पॉलिसी भी है इंडिया की। इसमें हमने क्या किया है, ये इंडिया की बहुत ही कारगर पॉलिसी है। जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ना, उसमें एक
चीज की कमी जो पहले होती होती थी वो ये थी कि लेट्स सपोज तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज ही तबाह होगी, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो स्ट्राइक का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, न्यूक्लियर ट्रेड डेवलप किया जाता है। इंडिया के पास है और चाइना इस टाइम डेवलप कर रहा है, तो इंडिया इसमें चाइना से आगे है। न्यूक्लियर ट्रेड क्या होता है कि तुम्हारे पास हमेशा एक सेकंड ऑप्शन हो लॉन्च करने का। हमारे पास लैंड मिसाइल्स भी हैं कि हम लैंड से भी वेपन्स छोड़ सकते हैं। हमारे पास एयर मिसाइल्स भी है जो हमारा सेकंड ऑप्शन पहले बना था। और कुछ साल पहले हमने नेवल ऑप्शन भी तैयार कर लिया कि हमारी सबमरीन्स और हमारी शिप्स भी इसे लॉन्च कर सकती हैं। तो हमारे पास ट्राइडेंट ऑप्शन है, बाई भी नहीं है, ट्राई है, 3 ऑप्शन है हमारे पास। अगर लैंड का फेल होता है तो एयर और नेवी बचती है, एयर फेल होता है तो वो दोनों बचते हैं। तो कोई ना कोई मिनिमम क्रेडिबिलिटी तो है ही है कि हम अटैक करेंगे करेंगे। ठीक है, कि मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, डेटरेंस का मतलब होता है किसी को रोकना। अगर दूसरी कंट्री को ये यकीन हो कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे हमारे फर्स्ट अटैक के बाद, तो वो ज्यादा विलिंग होगा अटैक करने के लिए। पर अगर उसे पता है कि इनके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी हैं अटैक करने के लिए, वो हमेशा ज्यादा डेटर करेगा। करने का मतलब रोकना। न्यूक्लियर वेपन्स एक्चुअली दुनिया में बोला जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स लिटरली किसी काम के नहीं है, वो उन्होंने हमेशा स्टोरेज हाउसेस में ही पड़े रहना है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री ने लॉन्च किया तो दूसरी भी करेगी और तबाही पूरे ग्लोब में फैलेगी। इस कारण लॉन्च कोई नहीं करने वाला, ये सिर्फ एक डेटरेंस है दूसरी कंट्री को डराने के लिए कि हमारे ऊपर हमला मत करना, फिर हम यूज कर देंगे। तो अल्टीमेटली यूज कोई नहीं करने वाला, सिर्फ डेटर करने वाले हैं एक दूसरे को। ताकि न्यूक्लियर वेपन्स ने दुनिया में यही काम किया है एक्चुअली, कि जो बड़ी पावर है उन सब ने एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया है इस डर से कि न्यूक्लियर वेपन ना कहीं गिर जाए। तो एक्चुअली डेटरेंस का ही काम है, पर असली में न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुए, उसके बाद किसी वॉर में नहीं यूज होंगे, यही माना जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है किसी और को भी? मुझे एक बारी कंफर्म कर दो, कोई भी अपना माइक ऑन करके। नो सर। अमन, आप एक बारी अपना कनेक्शन दोबारा से चेक कर लो, चाहे दोबारा से कनेक्ट कर लो, शायद कोई इशू आ रहा हो। मेरे यहाँ पे लिखा आ जाता है अगर मेरी साइड कोई ऑडियो वैसे प्रॉब्लम हो। पर किसी और को भी आ रही है मुझे बता दो, अगर मेरी साइड से है तो फिर मैं चेक कर लूँगा। चलो, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो दुनिया भर में केमिकल वेपन्स ख़त्म करने की बात करती है। मतलब जो केमिकल वेपन कन्वेंशन हमने ऊपर पढ़ी, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। इसमें 193 मेंबर्स हैं, तो ऑलमोस्ट सारे ग्लोब ने इसे ज्वाइन किया हुआ है, सिर्फ उस नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज को छोड़ के। और साउथ सुडान जो अभी खुद सिविल वॉर में है, मतलब जहाँ पे डिस्टर्ब्ड है, वो बेचारे कहाँ ट्रीटियाँ साइन करते घूमेंगे। ये हेग नीदरलैंड्स में बेस्ड है। ठीक है, इस पूरी ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, हेग नीदरलैंड्स, ये बेसिकली तुम्हारे पीसीएस जैसे पेपरों में आ जाते होते हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स का है। ठीक है, तो ये अलग अलग मेंबर स्टेट्स के वहाँ पे वेरीफाई करती है कि किसी ने कोई केमिकल वेपन रखे तो नहीं है। किसी ने बोला है कि अगर हाँ उन्होंने तबाह कर दिए, तो ये कंफर्म करते हैं एक बार उनकी सारी साइट्स पे जाके कि अच्छा कोई न्यूक्लियर केमिकल वेपन्स है तो नहीं, और अगर ख़त्म कर दिए तो उसे केमिकल वेपन स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ये अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया में अगर कोई भी न्यूक्लियर लॉन्च होना है, इंडिया में अगर कोई भी न्यूक्लियर लॉन्च होना है, वो इसी ने ही ऑथराइज करना है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में।
ठीक है, ये इंडिया के न्यूक्लियर कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशन तीनों चीजों को मॉनिटर करने के लिए। इसमें होता क्या है, एक पॉलिटिकल यूनिट काउंसिल है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये अपनी सलाह देता है कि न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उसके बाद फाइनल डिसीजन होता है पॉलिटिकल काउंसिल का। जो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो तुम्हारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होता है, जो इस टाइम तुम्हारा आपके अजीत डोवाल हैं, उनके अंडर है। पॉलिटिकल काउंसिल हमेशा प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, यानी कि फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है वेपन लॉन्च करने हैं या नहीं करने। ठीक है, अजीत डोभाल जी, एनएसए जो होता है वो हमेशा ओपिनियन देगा कि करने चाहिए या नहीं, पर उसे मानना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ डबल स्टेज चेक इसलिए रखा है बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही सेंसिटिव इशू है। ऐसा नहीं कि तुम अपनी मन मर्जी से जब मर्जी लॉन्च कर दो, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, तुम्हें ये भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हाँ हाँ क्लियर है। तो इस कारण ये वेपन है। होता क्या है, लेट्स सपोज जब पॉलिटिकल कमांड से फाइनली ऑर्डर्स रिलीज होते हैं कि लॉन्च कर दो, इसके बाद डायरेक्शन जाती है स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ऑफिस में, जहां पे सारे न्यूक्लियर वेपन्स का कमांडर इन चीफ होता है, जो एयर मार्शल के रैंक के बराबर होता है। एयर मार्शल खुद नहीं होता, एयर मार्शल के रैंक के बराबर माना जाता है। ये कमांडर इन चीफ सारे न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस का कमांड संभालता होता है। तो जैसे ही पॉलिटिकल काउंसिल से गो आया है कि लॉन्च करना है, तो ये थर्ड स्टेप है। पहले एडवाइस आई एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, पॉलिटिकल काउंसिल ने अप्रूवल दिया, और ये थर्ड काउंसिल टारगेट्स डिटरमाइन करके लॉन्च करेगा। ठीक है, ये क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस आ गया। ऊपर वाला इसलिए रखा गया है, ये अगर तुम दोनों देखो, इनमें मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी और पॉलिटिकल में भी। बिकॉज डेमोक्रेसी होने के लिए हमारे हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल होना चाहिए। फाइनल टारगेट पोजीशनिंग जो है वो तुम्हारी फोर्सेस के पास होनी चाहिए। ठीक है, जहां पे उनकी स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट इज वन धन योजना। वन का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे ट्राइबल्स हैं और जो लोग फॉरेस्ट के पास रहते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये स्कीम उनके लिए एक तरह से शुरू की गई है, उनके बेनिफिट के लिए। ठीक है, इसमें है कि मैं बताता हूँ। बेसिकली लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है कि नागालैंड के जो पूरे कुछ डिस्ट्रिक्ट, तुम्हें डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, और ये न्यूज़ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड क्या है, ये स्कीम ने कैसे बेनिफिट किया। एक ना झाड़ू बहुत मशहूर था, हिलब्रूम झाड़ू, जो नागालैंड के खास जंगलों के प्रोडक्ट से बनाया जाता था, वहां के ग्रास से। पहले उस घास को कलेक्ट करके बेचने के लिए उन्हें 7 रुपए 1 किलो के मिलते थे। अब वो 60 रुपए का एक झाड़ू बनाते हैं और 1 किलो से 4 से 5 झाड़ू बना लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि अराउंड पहले जो 7 रुपए कमा रहे थे, वो 300 के अराउंड कमा रहे हैं। तो सरकार ऐसे जब सही जगह पे इंटरवेंशन अपनी दिखाती है, सही जगह पे अपने फैसले, अपनी सपोर्ट दिखाती है, तो एक्चुअली रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, पर उसके लिए सरकार के फंड सही जगह जाने जरूरी है। ये जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जो तुम्हारी सेंटर में मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स, वो और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर बॉडी है एक ट्राइफेड, जो ट्राइबल्स के लिए काम करती है। इसके द्वारा ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है और ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में ये स्कीम पड़ जाती है। तो ट्राइफेड इसके लिए जिम्मेदार है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो लोकल सबसे बेसिक लेवल बताता हूँ, ऊपर नेशनल लेवल तो वही ट्राइबल ट्राइफेड आ गया, फिर स्टेट लेवल आ गया, वहाँ पे स्टेट एजेंसी भी बनाई जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिम्मेदार है, वो सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो उस पर फोकस कर रहा हूँ।
बिल्कुल बेसिक गांव के लेवल पे, मतलब अब आसपास के विलेजेस की पॉपुलेशन, या इवन जो तुम्हारे ट्राइबल लोग हैं उनके भी तो गांव हैं अंदर, ठीक है, ट्राइब जहाँ पे रह रही है वो उनके गांव है, विलेज है वो उनका। उनमें क्या बनाया जाता है, उनमें ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 30 लोग होते हैं, ठीक है, जिसे वन धन विकास समूह बोला जाता है, कि 30 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें एक साथ काम करने के लिए इनकरेज किया जाएगा, क्योंकि 30 लोग अगर एक साथ काम करेंगे और एक ही फील्ड में काम करेंगे तो होगा क्या, उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो भी अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक पूरे ट्राइब एक साथ मिलके भी काम कर सकती है, या ट्राइब के बहुत सारे लोग 30 लोग मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जैसे कॉटेज इंडस्ट्री होती है ना, कि छोटे लेवल की कोई इंडस्ट्री के तौर पे काम करने लग गया, तो उनकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। इन्हें सिखाया जाएगा माइनर, ये MFP जहां पे जगह जगह जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है माइनस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, या प्रोडक्ट्स कह लो, जैसे मर्जी कह लो। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? देखो, तुम्हारे माइनर से समझने से पहले मेजर समझना पड़ेगा। मेजर चीज क्या है तुम्हारे जंगलों में? मेजर चीज है जो, जैसे तुम्हारी टिम्बर होगी, लकड़ होगी, पूरा पेड़ हो गया, उसकी जो बार्क होगी, सबसे वो उसे बोला जाता है कि ये मेजर चीज है। जंगलों में पेड़ काटने मना है, तो तुम पेड़ नहीं काट सकते। पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स ट्राइबल्स को अलाउड है कि वो जंगल से ले सकते हैं। तो माइनर चीजें क्या होगी, जैसे कहीं पे मधुमक्खी का छत्ता लगा है उसमें से शहद ले सकते हो, जो किसी पेड़ में से टानियां मतलब उसकी ब्रांचेस गिर गई हैं, वो ब्रांचेस को तुम कलेक्ट कर सकते हो। फिर जंगल के अंदर कोई जड़ी बूटियां कुछ ऐसा लगा हुआ है, उन्हें कलेक्ट कर सकते हो। पर जो पेड़ है, जो टिम्बर है, उसे नहीं काट सकते, वो मेजर है, बाकी सब कुछ माइनर है, ठीक है। तो ट्राइबल्स की एक्चुअली ज्यादातर जो जिंदगी है वो हमेशा माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ही चलती होती है। हम उन्हें, उनकी जो स्किल है उन्हें एक तरह से मार्केट, उन्हें कमर्शियलाइज करने की स्किल दे रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। इन सेंटर्स में हर टाइप के टूल्स, इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग सब कुछ दिया जाएगा। जो विकास समूह के लोग होंगे उन्हें 10 SGs को इकट्ठा करके, पूरे जो 10 समूह बनाए गए थे, टोटल 10 यानी कि 300 मेंबर हो गए। एक में 30 मेंबर थे ना, तो अगर 10 ऐसे बनाए गए तो 300 हो गए। उनसे बनेगा एक वन धन विकास केंद्र, जहां पे उन्हें सारी फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा। मतलब आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा करके, टोटल 300 लोगों को इकट्ठा करके एक साथ अलाइन करना है। लास्ट चीज, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स अभी कौन से इंक्लूडेड है, उनके ना नाम लिखे हुए हैं, ये नाम याद रखना जरूरी है। और एक चीज ये याद रखना जरूरी है कि इसके सिवा भी कोई प्रोडक्ट इंक्लूड किया जा सकता है जो माइनर हो, और ट्राइफेड और ट्राइबल्स दोनों को लगे कि उसे बेचा जा सकता है, उसे कमर्शियलाइज किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट इज यूरोप रीओपन्स इट्स बॉर्डर्स। बेसिकली यूरोपियन देशों ने ना आपस में अपनी बॉर्डर्स को सील कर दिया था कोरोना के चलते हुए। अब यूरोप वापस अपनी बॉर्डर्स ओपन करने लगा है। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? जो यूरोप है ना, इन्होंने बहुत साल पहले ही अपनी जो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर्स हैं वहां पे सारे तुम्हारे चेक पोस्ट सब कुछ एबॉलिश कर दिया था। यानी कि लेट्स सपोज तुमने फ्रांस से जर्मनी जाना है, जर्मनी से पोलैंड जाना है, तुम्हें रास्ते में कोई चेक पॉइंट नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ बोर्ड आएगा वेलकम टू जर्मनी। जैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं ना, बीच में कोई चेक पोस्ट या कुछ रुकना तो नहीं हमें पड़ता, वैसे ही पूरे यूरोप, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो पूरा यूरोप कनेक्टेड है। तो होता क्या है इसके कारण, इस ये चीजें कहाँ किसके अंडर की गई थी? ये शेंजन एग्रीमेंट था।
यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज अब इसे साइन कर चुकी हैं, ठीक है, जिसके अंडर ऑलमोस्ट सारी बॉर्डर्स खत्म कर दी गई हैं, कोई बॉर्डर नहीं बची है इनमें। तो सिर्फ कोरोना के चलते हुए दोबारा से बॉर्डर सील कर दी गई थी, अब फिर से बॉर्डर्स ओपन कर दी गई हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन कहीं पे भी जाके जॉब भी कर सकता है, कहीं पे भी जाके वो सेटल हो सकता है यूरोप में, चाहे वो ओरिजिनली किसी भी कंट्री का हो, यूरोप की। इसी कारण अगर तुमने जैसे यूरोप घूमने जाना है ना, तुम्हें किसी एक कंट्री का वीजा नहीं मिलता। लेट्स सपोज तुमने जर्मनी घूमने जाना है, तुम्हें सिर्फ जर्मनी का वीजा कभी नहीं मिलता, तुम्हें शेंजन वीजा मिलता होता है। जो वीजा आता होता है उसके ऊपर शेंजन वीजा लिखा होता है। शेंजन वीजा का क्या मतलब है कि जर्मनी, लेट्स सपोज तुम्हारा मेन डेस्टिनेशन था जर्मनी घूमने जाने का, पर जर्मनी के बाद तुम्हारा मन बन गया कि चलो फ्रांस भी घूमा, तुम्हें ऐसा नहीं है फ्रांस के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। कार हायर करो या बाइक हायर करो, जो भी तुम चाहो, या बस भी ले लो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाओ। वो ऐसे क्रॉस हो गए जैसे कि इंडिया की पंजाब से हरियाणा की बॉर्डर में क्रॉस कर गए, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसे तभी शेंजन वीजा कहते हैं। तो सारे इंटरनेशनल वीजा रूल्स, बॉर्डर्स, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स ये अलाइन हो जाती हैं। अंदर की सारी इंटरनल बॉर्डर्स कंट्रीज के बीच में सारी खत्म कर दी गई हैं, ठीक है। यहाँ से ये चीज सिग्निफिकेंट है बस। शेंजन एग्रीमेंट डायरेक्टली तुम्हें जो पेपर में क्वेश्चन आता है आएगा, वो आएगा शेंजन एग्रीमेंट। तुम्हारे स्टेट सर्विसेज में भी आ सकता है और तुम्हारे यूपीएससी में भी आ सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा शेंजन एग्रीमेंट किस चीज से डील करता है। ऑप्शन होगा यूरोप बॉर्डर्स, यूरोपियन बॉर्डर्स, या बॉर्डरलेस यूरोप, ऐसा करके कोई ऑप्शन होगा, वो सही होगा, ठीक है। या वीजा रूल्स करके आ जाएगा, यूरोप वीजा रूल्स। शेंजन से बस कोई भी वर्ड आया उसका मतलब है बॉर्डरलेस यूरोप है। IAEA begins meet over Iran's nuclear program। बेसिकली ईरान का बहुत टाइम से यूएसए के साथ खासकर यूएसए ने ईरान के साथ एक ट्रीटी तोड़ दी थी, जिसके अंडर ईरान ने बोला था कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। पर ईरान और यूएसए की नहीं बनती है, इस कारण अब धीरे धीरे बाकी सारी कंट्रीज भी बैक ऑफ कर रही हैं। और बिकॉज ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शंस लग गई, तो ईरान कहता मुझे न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने का क्या फ़ायदा हुआ। ईरान भी बिकॉज कोशिश कर रहा है कि ईरान भी न्यूक्लियर वेपन्स बना सके, इसके खिलाफ सारी दुनिया है। इस कारण ईरान के ऊपर ना सैंक्शंस लग गई थी। सैंक्शंस क्या होता है, सैंक्शंस ना लिमिट लगा देता है तुम्हारी इकोनॉमी के ऊपर। तुम इंटरनेशनल ट्रेड कितना कर पाओगे। लेट्स सपोज बाकी सारी कंट्रीज, मतलब इसे इसे तो नहीं रोक पाएगा, बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर एक तरह से लिमिट लग जाती है कि तुम इससे इतने परसेंट से ज्यादा सामान ईरान से नहीं खरीद सकते। तो ईरान के पास भी जैसे ऑयल है, और इंडिया का एग्जांपल लगा के चले, इंडिया को ऑयल की ज़रूरत है, पर ईरान के मामले में जो ऑयल हम ईरान से एक लिमिट से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, ठीक है। ओवरऑल कोशिश क्या होती है सैंक्शंस की, सैंक्शंस लगने के बाद कोशिश होती है कि जो इकोनॉमिक बैकबोन होती है कंट्री की, जो इकोनॉमी है, वो कमज़ोर पड़ जाए। वो कमज़ोर पड़ जाएगा तो ऐसे प्रोग्राम्स अपने आप देश को बंद करने पड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों की नौकरियां जाने लग जाती हैं, बिजनेस बंद होने लग जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड खत्म होने लग जाता है। तो कंट्रीज को सोचने में मजबूर कर देता है कि ये चीज़ों का एक्चुअली फ़ायदा भी है या नहीं है। तो हाँ, यूएन ने लगाए थे पहले, अब सिर्फ यूएसए ने लगाए हुए हैं, ठीक है। ये मेंस में हम इशू डिटेल में पढ़ते होते हैं, जब मेंस के कोई एडिटोरियल अगर आया ईरान के ऊपर तब हम डिटेल में ये चीज़ पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमारी मेन चीज़ जो कंसर्न की है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज बढ़ाने के लिए है और मिलिट्री पर्पस बंद करने के लिए है। पीसफुल यूज कैसे, जो तुम्हारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करो, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें प्रोड्यूस करो, पर वेपन्स ना बनाओ उनसे, वो कोशिश है इसके थ्रू, ठीक है।
तो इसके चलते हुए ये बेसिकली अपनी सारी रिपोर्ट्स जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को सबमिट करता है। इसका हेडक्वार्टर जैसे स्टेट सर्विसेज में मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया, इस साल अगर जैसे अब पीसीएस और एचएएस दोनों का क्वेश्चन पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बॉडी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हुई हुई है। एक साल से ईरान और यूएसए का इशू बहुत ही गर्म गर्म हुआ पड़ा है। ठीक है, एक बारी तो जनवरी में ये भी लगा था कि दोनों लड़ाई पे ही ना चले जाए। तो इस कारण इन दोनों बॉडीज के बीच में जो रोल प्ले करती है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके वो ये बॉडी है। तो इस बॉडी को इस साल के पेपर के लिए और अगले साल के 2021 के पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट मान के चलना, बिकॉज अगले साल तक भी इशू बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। अभी तो कहीं नहीं कम होंगे। टोटल करके ये सारे जो पॉइंट्स का क्रक्स है वो है कि ये 3 पिलर्स पे काम करती है। न्यूक्लियर साइट्स और जो जिनके पास वेपन्स है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ाने के मेजर्स बताने के लिए, जैसे इंडिया की जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, इंडिया को सलाहें देती है कि तुमने न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे सेफ रखने हैं। ठीक है, कैसे सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हो कि बाई चांस गलती से ट्रिगर ना हो जाए कुछ भी। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मोटिवेट करती है, न्यूक्लियर रिसर्च को एक तरह से मोटिवेट करती है, बिकॉज अगर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे और न्यूक्लियर रेडिएशन हर चीज़ के बारे जितनी ज़्यादा हमें नॉलेज होगी, हम उतना ही उन्हें प्रिवेंट ज़्यादा बेटर कर पाएंगे और उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ये इन्वेस्ट करता है। उसके बाद जो इसमें सेफ गार्ड्स एंड वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे किसी कंट्री को अगर बोला गया है इसके द्वारा कि आपके यहाँ पे वेपन सेफ नहीं है, तो होता क्या है, ये टाइम टू टाइम दोबारा दोबारा वेरीफाई करती है कि इसके द्वारा जो बताए गए स्टेप्स हैं वो उठाए गए हैं या नहीं गए। वो इसका काम है। क्लियर है? कोई डाउट? ये थे आज के सारे करंट अफेयर्स, तो कोई डाउट है तो पूछ लो। सर जी। सर तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हम्म। सर, वो ब्यूरोक्रेट्स का है या फिर वो मिनिस्ट्री का पार्ट है कोई? नहीं नहीं, ब्यूरोक्रेट जो तुम्हारा एनएसए है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो हमेशा एक ब्यूरोक्रेट होता है। जैसे वो इस टाइम रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, उन्हें रैंक मिनिस्टर का मिला। एनएसए के पास जो रैंक होता है ना, उसका रैंक मिनिस्टर के बराबर का होता है। पर वो कभी भी एक्चुअली मिनिस्टर नहीं होता। मिनिस्टर कौन होते हैं? जो लोकसभा या राज्यसभा में से होते हैं। एनएसए कभी भी एक मिनिस्टर नहीं होता। एनएसए हमेशा एक एक्सपर्ट पर्सन होगा जो इंडिया की सिक्योरिटी के इश्यूज पे प्राइम मिनिस्टर को, बिकॉज ये डायरेक्टली एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को करता है और ये रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर को करता है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए जिसे इंडिया की सिक्योरिटी और इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसकी नॉलेज हो। तो जैसे पहले आज तक ज्यादातर इसमें से जो ज्यादातर सर्विसेज के लोग रहे हैं वो या तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के रहे हैं, ठीक है, जो तुम्हारे यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। 2 बारी आईएएस भी हुए हैं और अभी वाले तुम्हारे आईपीएस हैं। ठीक है, ये सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स को एनएसए के तौर पे हायर कर लिया जाता है बिकॉज बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉरेन सर्विसेज के लोग रहे हैं इसमें जुड़े हुए। इस फिलहाल आईपीएस रिटायर्ड है। ठीक है, अजीत डोभाल जी जो हैं। क्लियर? रैंक मिनिस्टर का होता है एनएसए के पास, हमेशा ये याद रखना। सर और जो हमारा बजट होता है हाँ सर, तो ये न्यूक्लियर का जो हमारा ये सारा होगा कि बजट में इंक्लूड होता है सर हर साल? बिल्कुल, पर इसे कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता होता, ये अनडिस्क्लोज पोर्शन ऑफ बजट होता है। जो डिफेंस बजट होता है ना, उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जिसमें बजट स्पेसिफाई नहीं किया जाता। देखो, कुछ तो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे कि हमने बाहर से फाइटर जेट्स खरीदे हैं, उनकी किस्तें भरनी है। ठीक है, बिकॉज सारी एक साथ पेमेंट नहीं होती, वो हमेशा लोन पे होते हैं, उनका धीरे धीरे हमने इंस्टॉलमेंट्स में चुकाना होता है।
वैसे ही तुम्हारी सबमरीन्स होगी, वेपन्स हो गए, इन सब पे खर्चा होता है। ये तो साफ डिस्प्ले कर दिया जाता है कि इतनी देखो सबमरीन्स थी, इनका इतना खर्चा बनता है और ऐसे चुकाया जाएगा। फिर एक और बजट बनता है, वो है सैलरीज, जितनी भी तुम्हारे एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी सैलरीज। और लास्ट कंपोनेंट होता है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब होता है कि कोई भी जो खर्चा जो स्टेट कर रही है पर उसके बारे वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे तुम्हारी रॉ पैसा अल्टीमेटली कहाँ लगा रही है, उसे तुम डिस्क्लोज थोड़ा ना कर सकते हो कि मेरे 4 जासूस को देखो जी मैंने सैलरी पाकिस्तान में देनी है, ठीक है, 2 को काठमांडू में देनी है, वो तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते। वो सब कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में आता है, जो सिर्फ हाईएस्ट ऑफिस वाले लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी सबको नहीं मिलता होता। यानी कि अगर तुमने ऐसी चीजों को कभी पढ़ना है पर्सनली कभी खुद, तो तुम्हें लाइफ में यूपीएससी यूपीएससी तुम्हें अपॉर्चुनिटी देती है। यूपीएससी का पेपर क्लियर करोगे तो अल्टीमेटली जाके तुम यहाँ तो एनएस से भी बन सकते हो एक दिन, नहीं तो डिफेंस सेक्रेटरी जिस दिन बन जाओगे तुम्हारे टेबल पे ये सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। ठीक है, वहां तक जाके, नहीं तो रॉ चीफ, ये सारी पोस्ट, ये सारी सिविल सर्विसेज की पोस्ट है। सर अगर इंडिया में इमरजेंसी आती है कोई वॉर की, हम्म। तो उस टाइम जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का बजट है उसको चेंज करके हम इंटरिम बजट में करेंगे। नहीं 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 नहीं, हमें बजट कभी सस्पेंड करने की जरूरत नहीं होती। देखो जब भी वॉर आएगी, वॉर क्या है, अनकॉल्ड फॉर सर्कमस्टांसेस हैं कि इसके बारे में प्रोडिक्ट नहीं किया गया। ऐसे केसेस में क्या होता है कि सरकार अपनी जो बजट की लिमिट्स हैं उससे ज्यादा खर्चा भी कर लेती है। अल्टीमेटली जो मनी का कंट्रोल है ना, जो पैसे के ऊपर कंट्रोल है, वो है पार्लियामेंट का। सरकार जब खर्चा ज्यादा कर लेती है, सरकार बाद में क्या है पार्लियामेंट से बस अप्रूव करवा लेती है कि हमने यहाँ पे खर्चा किया, इसे साइन कर दो और उतने पैसे को अप्रूव कर दो। ठीक है, या तो पार्लियामेंट से साथ की साथ अप्रूवल ले लो, नहीं तो बाद में भी लिया जा सकता है, जब वॉर खत्म होगी उसके बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लो। दोनों केसेस तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के तौर पर मिल जाता है, एक्सेस ग्रांट, एडिशनल ग्रांट्स, बहुत सारी ग्रांट्स है। ठीक है, तो और किसी का कोई डाउट? तो ये थे आज के करंट अफेयर्स।